बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th और 10th जो कि पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से पीटीबी सिलेबस के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है और इसमें हमने 9th और 10th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के लेक्चर और कंप्यूटर साइंस 9th के भी रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए हैं। और अभी हम कंप्यूटर साइंस 10 के लेक्चर्स का आगाज़ हमने जारी किया हुआ है। ये पंजाब करिकुलम तमाम डिस्ट्रिक्ट में पंजाब के इसको डिटरमाइन किया हुआ है पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। तो तमाम के तमाम पूरे के पूरे पंजाब के स्टूडेंट्स जिनके पास पैसे हैं, फीस पे नहीं कर सकते प्राइवेट अकेडमीज़ में या बड़े बड़े स्कूल्स में, उनके लिए भी, और जो पे कर सकते हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए कंट्रीब्यूशन अपनी फैमिलीज़ के लिए कर सकते हैं पैसे बचाकर। और इन तनवीर अहमद स्पीक चैनल को और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करने के बाद अपने पैसे बचा सकते हैं और अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। 3 यूनिट 10वीं क्लास की कंप्यूटर साइंस के हम रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं। 2 यूनिट यूजर इंटरेक्शन तक, और आज हम तीसरा यूनिट जिसमें कंडीशनल लॉजिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी कि लॉजिक मींस मंतक, कंडीशनल यानी कि शर्त मशरूत मंतक है इस चैप्टर का नाम जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले लेक्चर्स का बाकायदा आगाज करें, ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी मौजूद हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया और वो जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया, हमसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले जो भी लेक्चर यहाँ पे अपलोड होंगे उनका इंटीमेशन आपको मिल सके और आप इन तमाम लेक्चर से मुस्तफीद हो सके। इसके साथ साथ बारी भरकम जो फीस अदा कर रहे हैं प्राइवेट अकेडमीज में, वो अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं उन पैसों को बचाकर, और उन पैसों को बचाकर अपने उन पैसों को किसी और फैमिलीज के कामों को सर्वाइव कर सकते हैं, उनको मतलब एक्सपेंस कर सकते हैं बचाकर। तो आज का यूनिट 3 है जिसमें कंडीशनल लॉजिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। एज यूजुअल स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं, डिफाइन या कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में आप जानेंगे, सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होती है उसके बारे में जानेंगे, नो द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, और सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो हम मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर जिसको हम कल भी यूनिट 2 में हम नेस्टेड को डिस्कस किया था, और स्टेटमेंट जो आप कोडिंग कर रहे होते हैं उसके दरमियान यानी कि इन्वर्टेड कॉमा बिगिन एंड क्लोज के दरमियान, जिसको हम डबल कोटेड भी कहते हैं, जब आप प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं उनके दरमियान जो भी आपने बातचीत लिखनी होती है, राइट डाउन करनी होती है, उसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। उसमें कंडीशनल भी हो सकती है, इफ भी हो सकता है, एल्स भी हो सकता है और नेस्टेड भी हो सकती है। ये आपके तीनों की तीनों लॉजिकल चीज़ें हैं और इसको कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है, आइए हम आगे बढ़ते हैं और आज के लेक्चर्स का आगाज़ करते हैं। मेन जो है इसका इंट्रोडक्शन आपको बता दिया। हमारी ज़िंदगी में हमें मुख्तलिफ किस्म के टास्क होते हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशन पर डिपेंडेबल करती होती है, और हम आई विल गो फॉर ए वॉक, हम उसके लिए चलते हैं फिरते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, और 6 बजे हम उसके लिए जागते हैं। इफ द वेदर टर्न्स क्लाउडी, अगर बादल हों आसमान पर, आई विल टेक अम्ब्रेला, हम छतरी लेके निकलते हैं ताकि उस टास्क को पूरा कर सकें। यहाँ पे इफ सारा पासिस था एग्जाम, एक कंडीशनल स्टेटमेंट दी गई है, अगर सारा जो है एग्जाम को पास करती है, आई विल गिफ्ट हर ए वॉच, मैं उसे एक घड़ी का तोहफा दूंगा। ऑल दीज डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, ये तमाम के तमाम फैसले एक कंडीशन पर होंगे, और इसी किस्म की कंडीशन कोडिंग में दी गई है हम जब लिखेंगे। इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन सच होगी, वी परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क, तो हम इस को खास तौर पे इस टास्क को परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज वी डू नॉट, अगर हम नहीं करेंगे, मतलब अगर तो वो पास होगी सारा तो हम इसको कंप्लीट कर देंगे, उसको गिफ्ट दे देंगे, अगर वो नहीं हुई तो हम इसको परफॉर्म नहीं करेंगे। समटाइम्स इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू, अगर बाज़ औक़ात जो कंडीशन होती है वो सच नहीं होती स्टेटमेंट में, तो हम उसको जो है ना इज नॉट ट्रू, अगर मतलब सच नहीं होती, देन वी परफॉर्म सम अदर टास्क, तो हम दूसरे टास्क को परफॉर्म करने चले जाते हैं। दिस इज कॉल्ड कंडीशनल लॉजिक, और इसी को मशरूते मंतक कहा जाता है, कंडीशनल लॉजिक कहा जाता है। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस हाउ टू इंप्लीमेंट कंडीशनल लॉजिक इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस चैप्टर में हम वही चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, कंडीशनल लॉजिक को किस तरह अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले कंट्रोल स्टेटमेंट होती है। इन ऑर्डर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, अगर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, देयर इज ए नीड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम, तो हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है कि हम जो है ना अपना प्रोग्राम के तसल्सल को कंट्रोल करना पड़ता है। सम टाइम हम हदायत
एक सेट पर चलाते हैं और एक मखसूस शर्त पूरी हो और वो पूरी ना हो तो हदायत का दूसरा सेट उसका मजमूआ कहलाता है, उसका कलेक्शन कहलाता है। और मज़ीद ये कि बाज़ औक़ात हम स्टेटमेंट्स के एक हिस्से को एक ख़ास हद तक दोहराते हैं और हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स के जरिए प्रोग्राम का कंट्रोल कर सकते हैं। और देयर आर कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी लैंग्वेज में 3 किस्म की टाइप होती हैं। नंबर 1 सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट, सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स एंड रिपीटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट। सबसे पहले इन सीक्वेंशियल सी लैंग्वेज का पहले से जो तयशुदा यानी कि डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है सी लैंग्वेज में, सीक्वेंशियल कंट्रोल के मुताबिक तमाम स्टेटमेंट दी जाती हैं, तरतीब के मुताबिक इनको चलाया जाता है। हमने सिर्फ सीक्वेंशियल कंट्रोल के मुताबिक काम किया है, इस बार में हम सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स पर गौर करेंगे। तो सबसे पहले है सिलेक्शन स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, आइए देखते हैं। सिलेक्शन स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट जो शराइत की बिना पर यानी कि दो जो कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं, पहले से तयशुदा कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है और उसमें हम फैसला करने में मदद फराहम करती है कि आगे कौन सी स्टेटमेंट चलनी चाहिए। ये आपकी सिलेक्शन स्टेटमेंट कहलाती है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स की 2 किस्में होती हैं। दीज 2 टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट एंड इफ एल्स स्टेटमेंट। और यानी कि स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है आगे हम देखते हैं इसको भी मजीद। सबसे पहले है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, सी लैंग्वेज में हम इफ स्टेटमेंट के जरिए शर्त बताकर उससे कोड मंसूब कर सकते हैं। ये कोड तब चलता है अगर शर्त पूरी हो जाए, वरना नहीं चलता। तो स्ट्रक्चर ऑफ इफ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर किस तरह बनाया जाता है आइए देखते हैं। और जो सी लैंग्वेज की इफ स्टेटमेंट का ढांचा ये है, इफ यानी कि आपने शर्त लगानी है, ये कंडीशन है, शर्त है और एसोसिएटेड कोड और उसके साथ कोड को इस तरह इसके साथ नीचे राइट डाउन किया जाता है। और इसमें जो है इफ स्टेटमेंट ढांचे के मुख्तलिफ हिस्सों की तफसील भी आगे जल्द दी गई है। नंबर 1 है इन द गिवन स्ट्रक्चर, दिए गए स्ट्रक्चर में इफ इज ए कीवर्ड, अगर इफ है अगर कीवर्ड है, इट इज फॉलोड बाय ए कंडीशन इनसाइड पैरेंथेसिस। और अगर वो है तो कीवर्ड में जिसके बाद ओपन में शर्त लिखी जानी चाहिए, यानी कि पैरेंथेसिस में इनको लिखा जाना चाहिए अगर आपके पास जो कीवर्ड है और वो कंडीशनल है। नंबर 2 आ कंडीशन, एक शर्त कोई भी दुरुस्त एक्सप्रेशन हो सकती है, जैसे अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, आपका रिलेशनल एक्सप्रेशंस, आपकी लॉजिक एक्सप्रेशंस, या इन सब का आपका कलेक्शन हो सकता है या मजमूआ हो जाता है। ट्रू एक्सप्रेशंस की कुछ मसाले यहाँ दिए गए जिन्हें एक शर्त के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और ये तमाम के तमाम पैरेंथेसिस में इन तमाम चीज़ों को राइट डाउन किया जाता है। और वो कंडीशनल क्या है, यहाँ पे ए 5 है, ये ट्रू है, 5 + 4 है, ये भी ट्रू है, 5 - 5 ये आपका 5 हो गया, गलत हो गया। 5 > 4 ट्रू है, 5 = 4 यानी कि ये फॉल्स होगा। यानी कि आपकी स्टेटमेंट में जो आप राइट डाउन कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ सच है यानी कि सही जुमला है, करेक्शन है, करेक्टेड है और ट्रुथ लिखी हुई है तो वो आपका ट्रू कहलाएगा। अगर उसमें फॉल्स उसका = आ रहा है तो आपका फॉल्स कहलाएगा। एक एक्सप्रेशन जिसकी कीमत 0 ना हो वो ट्रू होता है, जिसे ऊपर एक्सप्रेशन जैसे ऊपर ऑपरेशन ए और बी ट्रू हैं, जैसा जबकि एक्सप्रेशन सी का जो नतीजा है वो फॉल्स है। एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस सूरत में वेरिएबल्स की कीमतों को इस्तेमाल करते हुए एक्सप्रेशन की फॉल्स ट्रू जो कीमत है वो निकाली जाती है। तो इसको हम यूं भी एलेबोरेट कर सकते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके साथ साथ नंबर 3 पे जो आपका एसोसिएटेड कोड है कि इसके साथ कोड को किस तरह जो है ना इस्तेमाल करना है, मंसूब करदा कोड जो है सी लैंग्वेज की दुरुस्त स्टेटमेंट्स का एक मजमूआ होता है। इसमें एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। इस फ्लो चार्ट में इफ स्टेटमेंट का बनता ही तसलसल दिखाया गया है और वो किस तरह दिखाया गया है ये आपने स्टार्ट करना है। इफ कंडीशन साथ लगानी है, यहाँ पे टू एसोसिएटेड कोड लगाया गया है और यहाँ पे आप इसका स्टॉप कर देते हैं और इस फॉर्मेट की मदद से आप एसोसिएटेड कोड को साथ लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर हम
एक इफ स्टेटमेंट से एक ज़्यादा स्टेटमेंट मंसूब करना चाहते हैं तो उन्हें ब्लॉक के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट मंसूब करनी हो तो उसे हम ब्लॉक में तो लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि होता है कि इस मिसाल में वाज़िया किया गया। तो ये आपका ब्लॉक कहलाता है। एक तो पैरेंथेसिस है जिसको ब्रैकेट में शो करते हैं और ये आपका ब्लॉक कहलाता है स्टूडेंट से। और इसके दरमियान जो भी इफ है, इफ एल्स है, एसोसिएटेड कोड है, इसके दरमियान आप लिखते हैं। जैसे कि वाइड में एक वेरिएबल है, ये पैरेंथेसिस लिखा गया है और यहाँ पे ब्लॉकिंग सिस्टम स्टार्ट किया गया है। इंटीजर a इज इक्वल टू 12, इफ यहाँ पे स्टेटमेंट आ गई पैरेंथेसिस a% 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे अगर हम प्रिंट लेंगे द वेरिएबल कंटेन एन इवन वैल्यू, प्रिंट एफ को अगर न्यू लाइन में अगर ऐड करेंगे यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब, तो ये आपका एन स्लैश जो एन है आपका डबल कोटेड में ये आपका नई लाइन के लिए होता है। ये एन जो है ना नई लाइन आपकी शो करती है। यहाँ पे टैब को अगर स्पेस देना है तो यहाँ पे आप टी लिख सकते हैं। तो वेरिएबल कंटेन्स आपका आउटपुट एन इवन वैल्यू, यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब। ये आपने इन पैरेंथेसिस के दरमियान आपने जो लिखा है इफ स्टेटमेंट के साथ a इज इक्वल टू 12, a इज % 2, तो आपका आउटपुट की शक्ल में ये होगा। ये आपकी पहली एग्जांपल है स्टूडेंट है, क्योंकि जब हम जो है 12 को 2 पे तकसीम करते हैं तो आपका 0 बचता है, यानी कि 12 को हम 2 के साथ तकसीम करेंगे तो 0 बचेगा। इसलिए इफ के बाद दी गई शर्त पूरी हो जाती है। चूंकि दोनों प्रिंट एफ स्टेटमेंट्स हैं ब्लॉक के अंदर हैं, इसलिए दोनों स्टेटमेंट चलें। अब इस कोड को अगर हम यूं भी देखेंगे, इसी कोड को हम देखेंगे, अगर नीचे कुछ दिया गया है तो इसी को एक्सप्लेन यहाँ पे किया गया। इसको कोड को हम यूं भी आगे देखेंगे। वाइड मैन जो आपका वेरिएबल है, पैरेंथेसिस आपने लिख लिया, ब्लॉक में अगर इंटीजर a इज इक्वल टू b, इंटीजर b इज इक्वल टू 5 है, इफ a जो है वो ग्रेटर देन b, तो इसको हम इस तरह राइट डाउन करते हैं वैल्यू ऑफ इज ग्रेटर देन b। और इसी तरह आप न्यू टैब में क्या लिखेंगे, यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब, तो आपका यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब आपका आउटपुट आपके सामने आ जाएगी। तो इस तरह आपका एग्जांपल 2 के साथ अपनी कोडिंग कर सकते हैं। इसको आप यूं भी एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे कि नीचे लिखा गया एज द कंडीशन इनसाइड, जैसा कि शर्त पूरी नहीं हुई और स्टेटमेंट जो इफ स्टेटमेंट के बाद आ रही है। यहाँ पे देखा ना कि यहाँ पे आपकी शर्त पूरी नहीं हुई और जो एफ स्टेटमेंट के बाद आ रही हैं वो आपके ब्लॉक के अंदर नहीं, इसलिए ब्लॉक के बगैर वाली दूसरी स्टेटमेंट चली, क्योंकि प्रोग्राम ने सिर्फ पहली स्टेटमेंट को इफ स्टेटमेंट से मंसूब किया, यानी कि जो पहली स्टेटमेंट है सिर्फ इसको मंसूब किया, इसको नहीं चलाया। तो आप यूं भी लिख सकते हैं। इन तमाम चीज़ों की जब आप प्रैक्टिकल करेंगे आपके विजुअल स्टूडियो में या एडिटर में, किसी भी टेक्स्ट एडिटर में बहुत सारे एग्जांपल है जिसमें आप सॉफ्टवेयर होता है जिसमें ये कोडिंग कर रहे होते हैं, तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो ब्लॉक के बगैर वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी क्योंकि इफ स्टेटमेंट से मंसूब किया है। नेक्स्ट है आपका यूजिंग इफ स्टेटमेंट सी में इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल। हम इस इफ स्टेटमेंट के तसव्वुर को समझने के लिए मुख्तलिफ जो है यूजिंग डिफरेंट एग्जांपल को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉब्लम 1 है, प्रोग्रामिंग आपकी 3.1 है और ये प्रोग्रामिंग जितनी भी है इनको आपने मेमोराइज करना है। ये आपकी एक्टिविटीज के लिए, प्रैक्टिस के लिए, जितना आप प्रैक्टिस आप इसको करेंगे आपकी कोडिंग पे उतनी ही ज्यादा ग्रिप होगी। एक प्रोग्राम लिखें जो तालिब इल्म पर परसेंटेज इनपुट ले और परसेंटेज 50 से ज्यादा हो तो आपका पास प्रिंट होगा। इंक्लूड स्टूडियो, ये आपका वाइड मैन आपका वेरिएबल है और इफ फ्लोट परसेंटेज इफ इंटर द परसेंटेज यहाँ पे लिखेंगे तो आपकी आउटपुट में आपकी परसेंटेज आ जाएगी। ये इसके मतलब आप लिखा जाए, यानी कि एक प्रोग्राम जो तालिब इल्म की परसेंटेज इनपुट ले और परसेंटेज 50 से ज्यादा हो उसको हम पास प्रिंट लिखेंगे। यानी कि ये आपकी स्टेटमेंट है और इसको आपने राइट डाउन करना है। इस कंडीशंस में आपने लिख देना है, आपकी परसेंटेज आउटपुट में आ जाएगी कि स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए हैं। यस, इसको मजीद कंप्लीट जो है ना वो नीचे लिखा जा रहा है, स्कैन एफ को इस्तेमाल किया और यहाँ पे जो है स्कैन एफ को इस्तेमाल करते हुए पैरेंथेसिस में परसेंटेज ऑफ है, इफ है, एफ लिखा हुआ और परसेंटेज लिखा हुआ। इफ परसेंटेज आपकी जो है ना ग्रेटर देन 50,
पैरेंथेसिस में और प्रिंट एफ जो है पास है न्यू टाइम एन। तो इस तरह आउटपुट में क्या 47 प्रोग्राम सिंपली एंड्स 47 इज लेस देन 50 एंड द कंडीशन टर्न्स फॉल्स, इंटर द परसेंटेज। जब परसेंटेज को इंटर करेंगे तो आपका 60% आपके आउटपुट में आ जाएगा और जब 60 पॉइंट यानी कि आपका 3 इनपुट दी गई कंसोल पर पास प्रिंट हुआ क्योंकि 50.67 से बड़ा है और आपकी शर्त जो पूरी होगी। तो इस तरह जो है वो इंटर द परसेंटेज 60.3 आपके सामने आउटपुट में आएगा और इस किस्म की कंडीशन आपके सामने शो होगी जब आप इसी एग्जांपल को लिखेंगे। तो इस तरह आप प्रोग्रामिंग लिख रहे होते हैं। ये आपकी पहली है। इसी तरह की प्रोग्रामिंग और भी दी गई है जो आपने इनको जो है ना राइट डाउन करना है। आपने प्रोग्रामिंग लिखनी। एक और प्रॉब्लम है जिसको कैलकुलेट किया गया है और इसमें कंपनी अपने मुलाजमीन की तनख्वाह मंदरजा झैल फार्मूला की मदद से बनाती है। फॉलोइंग फार्मूला ग्रास सैलरी के टोटल आपके बेसिक सैलरी प्लस नंबर ऑफ आइटम सोल्ड मल्टीप्लाई 8। अगर आपने कोई चीजें बेची हैं तो उसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बोनस। और यहाँ पे क्या होगा कि अगर बेची जाने वाली एशिया की तादाद 100 से ज्यादा है और टूटने वाली एशिया की तादाद 0 है तो बोनस आपका जो है वो आपका 1000, अदरवाइज बोनस से 0। जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो बेसिक सैलरी आपकी बेचे जाने वाली और टूटने वाली एशिया जो हैं उनको आप बतौर इनपुट सार्फ से लेंगे और मुलाजिम की सैलरी को ग्रास सैलरी का शुमार करेंगे और प्रिंट करेंगे तो आपकी प्रोग्रामिंग 3.23 कंप्लीट हो जाएगी जिसमें आप ग्रास सैलरी को कंक्लूड करना चाह रहे हैं। आप किसी लैंग्वेज में उसको देखना चाह रहे हैं और इसी को हम प्रोग्राम में को यहाँ पे इसने नीचे लिखा हुआ है कि आपका जो एक मैन है वाइड मैन है जिसका वैल्यू है पैरेंथेसिस है। ब्लॉक में हम इंटीजर बेसिक सैलरी है, आइटम सोल्ड है, आइटम्स ब्रोकन्स ग्रॉस सैलरी है और आइटम बोनस आपका इज इक्वल टू 0 हो गया। इसको प्रिंट लेंगे इंटर द बेसिक सैलरी। चूंकि आपका वेरिएबल का इंटर बेसिक सैलरी है तो आपका जो स्कैन डी है मतलब डी परसेंटेज है एंड बेसिक सैलरी है। प्रिंट एफ इंटर द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड और आपने स्कैन जो एफ है आइटम सोल्ड है उसको अंडरस्कोर के साथ लिखना है। प्रिंट एफ इंटर द नंबर ऑफ आइटम्स जितने अगर आप टूटे हुए हैं तो उसको आप लिखेंगे, उसका नीचे थले क्लोजिंग रिमार्क्स लिखेंगे और जो चीजें बेची हैं और उसका जो परसेंटेज बनती है आपका सेल का 100% है एंड आइटम्स ब्रोकन जो है इसको बोनस के साथ 1000 आपका 10,000 लिखेंगे तो आपके सामने ये आउटपुट होगी। यहाँ पे ये जो चीज लिखी गई है ऊपर देखिए मिसाल में बोनस को 0 से स्टार्ट किया गया है, इनिशियलाइज किया गया है क्योंकि अगर बेची जाने वाली एशिया की तादाद 100 से कम हो तो सिफर तसव्वुर होगा। इफ स्टेटमेंट के अंदर ये देखा जा सकता है कि बेची जाने वाली एशिया की तादाद 100 से ज्यादा है। अगर ऐसा ही है तो बोनस आपका 10,000 मुकर्रर होता है। ग्रास सैलरी का हिसाब किताब इफ ब्लॉक बाहर किया गया है। ये इसलिए कि ग्रास सैलरी का हिसाब किताब होना ही चाहिए बेची जाने वाली एशिया 100 से ज्यादा हूं या कम हूं। तो इस तरह इन तमाम चीजों को आप लिखकर अपनी सी लैंग्वेज में ये आपके ग्रास सैलरीज के कंडीशन में आप इनको राइट डाउन कर सकते हैं। मंदरजा झैल तस्वीर प्रोग्राम के फ्लोर चार्ट को जाहिर कर रही है। आपने ये जो ऊपर लिखी हुई है तस्वीर आपने ग्रास सैलरी को ये स्टार्ट किया, ये आपका बोनस है। इनपुट आपने बेसिक सैलरी को डाला और आपने आइटम जितने भी हैं सेल आउट किए हैं या टूटे हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। आपका बोनस 10,000 है। ग्रास सैलरी प्लस आइटम सोल्ड प्लस आपका बोनस, ये आपने फार्मूला उसके राइट डालेगा। प्रिंट आप निकालेंगे तो आपका स्टॉप यानी कि यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगी। तो इस तरह इस फ्लो चार्ट की मदद से आप अपनी प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं। बेसिक सैलरी प्लस आपकी टोटल ग्रास सैलरी जो आपने आइटम बेचे हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बोनस को ऐड करेंगे। नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी 1 एंड 2 है और इसको आपने सिर्फ ट्राई करनी है। इंपॉर्टेंट नोट को जितने भी हैं इसके साथ साथ लाजमी पढ़ना है ताकि आपके नॉलेज में एनहेंस हो। इफ स्टेटमेंट को हम लेके आगे चलते हैं। इफ एल स्टेटमेंट क्या होती है आइए देखते हैं। अब तक हमने देखा कि किस तरह से एक शर्त पूरी होने पर हदायत का एक सेट चलाया जाता है, लेकिन अगर शर्त पूरी ना हो तो हम कुछ नहीं करते। अगर हम चाहते हैं कि हदायत का एक सेट तब चले अगर शर्त पूरी हो जाए वरना कोई दूसरा सेट चले, तो ऐसी सूरत में हम इफ एल स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। इसमें अगर शर्त पूरी हो जाए तो इफ स्टेटमेंट से मंसूब करदा आपकी जो स्टेटमेंट चलती हैं वरना एल स्टेटमेंट से मंसूब करदा स्टेटमेंट्स
चलते हैं। तो इफ एल्स स्टेटमेंट को इस तरह चलाया जा सकता है। इफ एल्स स्टेटमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह है। इफ कंडीशन एसोसिएटेड जो कोड होता है जिसके बारे में आप लिखना चाह रहे होते हैं वो चीजें लिखते हैं। एल्स लिखेंगे तो एसोसिएटेड कोड यहाँ पे भी लिखना है। ये आपकी दो कंडीशन के साथ चल रही होती हैं। इसको अगर शर्त पूरी हो तो इफ स्टेटमेंट से मंसूब करदा कोड चलेगा, वरना एल्स स्टेटमेंट से मंसूब करदा कोड चलेगा। इस फ्लो चार्ट से इफ एल्स स्टेटमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह शो किया जाता है या इस तरह राइट डाउन किया जाता है। ये आपके सामने है। स्टार्ट आपने है इफ कंडीशन से, ये फॉल्स भी हो सकती है, ट्रू भी हो सकती है। कोड को एसोसिएट करना है एल्स स्टेटमेंट के साथ और यहाँ पे जो ट्रू है इसको इफ स्टेटमेंट के साथ और यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाता है और स्टॉप हो जाता है। तो इस फ्लो चार्ट की मदद से आप इफ स्टेटमेंट या एल्स स्टेटमेंट को सी लैंग्वेज में लिखते हैं। इंपॉर्टेंट नोट है और मुमकिन है कि एक एफ स्टेटमेंट के साथ जो एल्स स्टेटमेंट ना हो, मगर एल्स स्टेटमेंट के लिए इफ स्टेटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें जो कि आपके लिए नई हैं या आपने 9th क्लास में जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको आप उसी का प्रोग्रेस है, उसी को आगे कंटिन्यूटी है आपकी और इन्हीं तमाम चीज़ों को आप अपने लेके प्रोग्रामिंग की दुनिया में कदम रख सकते हैं। इसके लिए आपकी ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे बिफोर जो है एल्स की जो कीवर्ड्स है उसमें अगर इफ के अंदर एक से ज्यादा स्टेटमेंट आ रही हूँ तो उन्हें ब्लॉक के अंदर लिखना जरूरी होता है, यानी कि एक से ज्यादा। तो वरना कंपाइलर जो है वो एरर देता है। इस तस्वर को समझने के लिए नीचे दी गई मिसाल को आपने देखना है। यहाँ पे वाइडमैन आपका वेरिएबल है, पैरेंथेसिस ब्लॉक है, इंटीजर a इज इक्वल टू 15, इफ a परसेंटेज 2 तो इज इक्वल टू आपका 0 होगा। इफ द वेरिएबल कंटेन एन इवन वैल्यू, अगर वेरिएबल है वो उसको इवन वैल्यू को मतलब ले रहा है तो यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब। प्रिंट लेंगे द वेरिएबल कंटेन्स एंड एन वैल्यू तो आपका यहाँ पे एरर शो होगा क्योंकि एल्स विदाउट एन एसोसिएटेड, यानी कि एल्स को यहाँ पे नहीं लिया गया। इसको हम मजीद यूं भी नीचे इन्होंने एक्सप्लेन किया गया है, हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि ऊपर दिया गया कोड कंपाइल नहीं किया जा सकता क्योंकि जैसा कि पहले जिक्र किया गया कि ब्लॉक के अंदर इफ स्टेटमेंट के साथ एक ही स्टेटमेंट मंसूब की जा सकती है। इस सूरत में पहली स्टेटमेंट जो होती है यानी कि प्रिंट एफ जो है वेरिएबल स्टेटमेंट से मंसूब है, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट यानी कि यू आर नॉट डूइंग ग्रेट जॉब प्रिंट एफ स्टेटमेंट से मंसूब नहीं है। तो इसको हम इसलिए एल्स वाला जो हिस्सा भी इफ स्टेटमेंट से मुंसलिक नहीं है। हम जानते हैं कि एल्स ब्लॉक का इफ स्टेटमेंट से मुंसलिक होना कितना जरूरी है। इस मसले को हल करने के लिए हम कीवर्ड एल्स से पहले वाली दोनों स्टेटमेंट को ब्लॉक के अंदर रख सकते हैं। तो इस तरह इनकी फंक्शनैलिटी को सी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। और इसके साथ साथ आप एक और एग्जांपल में आप ये नीचे देख सकते हैं कि फॉलोइंग कोड डिमॉन्स्ट्रेशन इसका कोड है, आप इसमें एग्जांपल कोड में है इंटीजर आपका इज इक्वल टू पैरेंथेसिस है, ब्लॉक में ये आप 2 इज इक्वल टू 0 तो वेरिएबल कंटेन्स एन इवन वैल्यू यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब तो इसको प्रिंट देंगे तो आपका वेरिएबल कंटेन्स एन वैल्यू जो है ना वो ऐड होगा। तो इस तरह इनको आप राइट डाउन कर से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। नीचे दिया गया प्रोग्राम एक कैरेक्टर इनपुट लेता है, अगर वो हिंसा हो तो आप डिजिट प्रिंट करता है, वरना आपका नॉट डिजिट प्रिंट करेगा। तो उसको हम यूं किस तरह लिखा जा सकते हैं कि आपका वाइडमैन आपका वेरिएबल है, पैरेंथेसिस जो एज यूजुअल लिखा जाता है, ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं, कैरेक्टर है इनपुट सेमीकोलन के साथ, प्रिंट एफ प्लीज एंटर कैरेक्टर और इन्वर्टेड कॉमा बिगिन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज पैरेंथेसिस में और सेमीकोलन के साथ लिखेंगे। और स्कैन एफ जो है वो C% प्रिंट के साथ एंड इनपुट जब लिखेंगे तो इफ इनपुट जो है आपका ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एंड इनपुट लेस देन 9 को आपका प्रिंट डिजिट जो है वो न्यू टैब के साथ प्रिंट एफ नॉट डिजिट एंड न्यू टैब आपके सामने शो होगा। तो इसको हम यूं भी आप लिख सकते हैं इसके तरीके के साथ साथ जो आपका आउटपुट है, अगर आपका साफ एक हिस्सा यानी कि इफ यूजर्स एक हिस्सा दर्ज करने जैसा कि 5 हो तो स्क्रीन पर डिजिट ज़ाहिर होगा। अगर सार्फ कोई और करैक्टर दर्ज करे जैसा कि के तो नॉट डिजिट ज़ाहिर होगा क्योंकि शर्त पूरी नहीं हुई। प्लीज एंटर ए करैक्टर यानी कि आपने के यहाँ पे एंटर करना है, फिगर आपने एंटर नहीं करना है तो नॉट डिजिट आएगा। तो इस तरह इसकी जो इफ एल्स स्टेटमेंट को आप पूरा कर सकते हैं। एक्टिविटी 3 है, इंपॉर्टेंट नोट है, इसको लाजमी पढ़िए और अपने नॉलेज को एनहेंस करें। सी लैंग्वेज की एक एफ एल्स स्टेटमेंट जो होती है
जिसका ढांचा एक होता है, जो पहली कंडीशन उसमें पहली होती है, जो कि कोड तब चलेगा जब पहली शर्त पूरी होगी, और दूसरी कंडीशन में एल्स इफ, जो कि तब चलेगा जब पहली शर्त ना पूरी हो लेकिन दूसरी शर्त पूरी हो, यानी कि दोनों में से एक का शर्त होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा nth कंडीशन जो होती है वो इफ एल्स कोड तब चलेगा जब पिछली शर्तें पूरी ना हो, बस nth कंडीशन पूरी हो। एल्स ये कोड तब चलेगा जब कोई शर्त पूरी ना हो। तो इस तरह इनकी कंडीशनैलिटी को, इंपॉर्टेंट नोट्स को आप राइट डाउन करते हैं किसमें, सी लैंग्वेज में। तो ये आपकी प्रैक्टिस के साथ ही ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको लर्न होंगी। तो इसको यहाँ पे देखते हैं कि एक प्रोग्रामिंग है जिसमें परसेंटेज और ग्रेड है। 80% जो है ए है, 70 to 80% बी ग्रेड है। ये मार्क्स के मतलब है, 60 to 70 है, 50 to 60 है, बिलो 50 एंड 60। तो इसको हम किस तरह लेके चलते हैं, आपका हैश इनक्लूड स्टूडियो में इसको राइट डाउन किया गया है। ये प्रोग्रामिंग है, वाइड मैन आपका वेरिएबल है, आप जो लिख रहे हैं एज ए प्रोग्रामिंग। पैरेंथेसिस ब्लॉक में फ्लोट परसेंटेज आपने लिखना है, प्रिंट एफ फ्लोट परसेंटेज आपका जो है आपकी स्टेटमेंट है। सेमीकोलन के साथ इंटर द परसेंटेज आपने लिखना है, और साथ स्कैन एफ के साथ परसेंटेज एफ एंड परसेंटेज को आप लिखेंगे परसेंटेज इज इक्वल टू 80। तो आपका ये आपका आएगा एक परसेंटेज 70, 60 एंड 50। ये तमाम की तमाम जो चीजें हैं इज इक्वल टू एफ के बराबर आएगा। एल्स है, और इसको जब प्रिंट एफ स्लैश एन को इनको आप प्रिंट लेंगे तो आप वो तमाम की तमाम चीजें आपकी उसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट आपका नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स क्या होता है, इसको हम देखते हैं। हम इफ एल्स स्टेटमेंट के दिए गए ढांचे को गौर से देखते हैं। इफ कंडीशन एसोसिएट कोड लिखा होता है, एल्स है एसोसिएट कोड है, और ये किस तरह लिखा जाता है, जैसे कि हम ऊपर जो है ना रिमार्क्स वाला अगर दोबारा हम देखेंगे तो इफ कंडीशंस और एल्स कंडीशंस का जो एसोसिएट कोड को इसके साथ कोड किया गया है वो किस तरह राइट डाउन किया है सी लैंग्वेज में, वो हम अगर इस पे गौर करें तो आपका नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर को समझ आ जाएगी। जैसे कि इस टेबल को इफ स्टेटमेंट्स के साथ साथ आपने देखना प्रिंट एफ है, स्कैन एफ के साथ साथ जो हम 80 से 50 सेट था, यानी कि ए बी सी डी 80 70, तो ये आपका एसोसिएटेड कोड कहलाता है। अगर हम इसको इसके साथ लिखेंगे तो आपका एसोसिएट और एल्स कोड के साथ इस तरह लिखा जाता है। इसको यूं भी आप लिख सकते हैं कि इफ या एल्स स्टेटमेंट से मंसूब करता कोड है, स्टेटमेंट्स का कोई भी सेट आपका आ सकता है जो सी लैंग्वेज के एतबार से दुरुस्त होगा। इसका मतलब ये है कि आप इफ या एल्स ब्लॉक के अंदर हम मजीद इफ या एल्स स्टेटमेंट लिख सकते हैं। इसका मतलब ये भी है कि हम इन अंदर वाली इफ या एल्स स्टेटमेंट्स के अंदर भी मजीद इफ या एल्स स्टेटमेंट लिख सकते हैं, और ये काम जितनी बार चाहें हम दोहरा सकते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स कहते हैं। नीचे के तमाम ढांचे नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर के मंसूब करदा कोड को ही जाहिर कर रहे हैं। और वो किस तरह है, पहली कंडीशन में क्या होगा आपका if condition is true, if condition is second true, एसोसिएटेड कोड को और इस तरह आप लिखेंगे। if condition is true, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन मंसूब करदा कोड, तीसरी कंडीशन मंसूब करदा कोड, और इस तरह आप लिखेंगे। इस तरह तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पे अगर आप एल्स के साथ लिखेंगे तो यूँ लिखेंगे, और अगर आपका कंडीशन 1 है 2 है तो आप इस स्ट्रक्चर की मदद से सी लैंग्वेज में जो इफ और एल्स की ट्रू एंड फॉल्स की जो स्टेटमेंट्स हैं वो आप राइट डाउन करते हैं। तो ये आपकी नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर होगा। यूज ऑफ नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर, यानी कि उसी स्ट्रक्चर को हम किस तरह यूज करते हैं, आइए देखते हैं। नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर का इस्तेमाल समझने के लिए हम इन मिसालों पर नजर डालते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम दी गई है कि एक बिजली के बिल की कमेटी इस फार्मूले के मुताबिक बिजली के बिल का हिसाब लगाती है। बिल अमाउंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट जो आपने इस्तेमाल किए हैं और यूनिट प्राइस। तो इस तरह आप जो है ना बिजली के सार्फिन की दो किस्में, यानी कि कमर्शियल और घरेलू सार्फिन। घरेलू सार्फिन के लिए एक यूनिट की कीमत इस हिसाब से रखी जाती है, यानी कि यूनिट कंज्यूम्ड, आपका यूनिट आपका जो है वो लेस देन इज इक्वल टू 200 और इसकी कीमत 12 रुपए बनती है, और ग्रेटर देन अगर 200 से बनी है तो आपकी जो है ना 50 से बनती है, 15 बनती है। अगर आपका 400 यूनिट हो तो आपकी 20 रुपए बनती है। फॉर कमर्शियल के लिए आपका 15, 20 और 30, ये आपका एक टेबल दिया गया है, ये आपका प्रोग्रामिंग दिया गया है, और इसको हमने राइट डाउन करता है कि एक प्रोग्राम को जो सार्फ की किस्म और इस्तेमाल शुदा यूनिट है उसकी तादाद इनपुट और सार्फ का जो बिजली है वो किस तरह बन जाएगा। हम इसी को इनपुट की शक्ल में लिखेंगे तो आपका
बिजली का बिल बन जाएगा। और यूं इस तरह लिखा जाता है, ये आपका वाइड मैन आपका एक जिसकी प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं, पैरेंथेसिस ब्लॉक के अंदर इंटीजर यूनिट है, यूनिट प्राइस है और बिल को लिखना है। कैरेक्टर यूजर टाइप आपने इस तरह लिखना है और इन तमाम चीज़ों को आपने लिख देना है। सी फॉर कमर्शियल यूजर, तो इनको स्कैन सी परसेंटेज एंड यूजर टाइप को आप लिखते हुए प्रिंट एफ प्लीज एंटर द नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्स, जितने भी आपने यूनिट्स आपने कंज्यूम किए हैं वो इसके साथ लिखेंगे। स्कैन आपने डी को परसेंटेज के साथ लिखना है और यूनिट्स को लिख देना है। तो आपकी इसी लैंग्वेज में प्रोग्राम में लिखा जाता है। देन अब वैल्यूज को पुट करेंगे कि आपने कितने यूनिट कंज्यूम किए हैं। 200 किए हैं, जिसकी यूनिट आपकी प्राइस 12 बनेगी। इफ एल्स 15 है, अगर ज्यादा किए हैं 200 से ज्यादा तो आपका यूं लिखना पड़ेगा, अगर 200 से कम किए हैं तो आपका यूं लिखना पड़ता है। एल्स स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो आपका योर इलेक्ट्रिसिटी बिल इज D% बिल आपका प्रिंट एफ की शक्ल में आपकी आउटपुट निकल आएगी। तो इस तरह आप इनको प्रोग्रामिंग भी नेस्टेड स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हुए आप इनको लिख सकते हैं। यहाँ पे जो एक अहम नुकता है, कंपाउंड स्टेटमेंट्स एक आम गलती यह है कि टाइपिंग के दौरान एक या दोनों जो आपके ब्रैकेट्स होते हैं कोसेन लगाना भूल जाना। इस एरर से बचने के लिए बेहतर कि पहले कोसेन टाइप करें और पहले ब्लॉक में स्टेटमेंट लाजमी रखने, जिसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। ये उसके बारे में बोलता है। ये एक्टिविटी है जो आपका प्रोग्रामिंग है यानी कि BSSSE प्रोग्राम BSSE और उसमें किस तरह लिखे जाते हैं, ये आपके लिए एक असाइनमेंट है और आप इसको प्रैक्टिकल करके अपने नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। इसके अलावा सी प्रोग्रामिंग जो होती है उसमें लैंग्वेज में कंडीशंस के इस्तेमाल के लिए जो स्विच केस किया जाता है, उसमें स्विच केस भी होता है लेकिन ये सिर्फ महदूद मंजरनामों के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि इफ और इफ एल्स स्ट्रक्चर जो है फैसला पर मबनी तमाम मंजरनामों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्टिविटी 3.5 है, ये भी आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसको भी आप इस्तेमाल करके अपने नॉलेज को एनहेंस करते हैं। यानी कि सॉल्व प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ गई है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखें जो बताया कि 3 नंबरों से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो आप एज यूजुअल वाइड मैन आपका वेरिएबल है, पैरेंथेसिस आपने राइट डाउन ये आपने लिखना ही होता है। आपने ब्रैकेट में इंटीजर n1 n2 n3 प्रिंट एफ एंटर 3 नंबर्स और वो कौन सी है, परसेंटेज b परसेंटेज u n1 n2 n3 है। और इफ n1 आपका जो ग्रेटर देन n2 है एंड n1 आपका ग्रेटर देन n3 है तो प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर इज d% n1। तो इफ एल्स इफ n2 n3 एंड n2 ग्रेटर देन n1 प्रिंट द लार्ज नंबर, यहाँ पे n2 है और प्रिंट द लार्ज नंबर ऑफ n3 का जो आपका बड़ा नंबर हो गया उसको किस तरह लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे आपने इन तमाम चीज़ों को किस तरह लेके चलना है वो आपके सामने जब इन तमाम चीज़ों को लिख लेंगे तो आप प्रिंट करेंगे तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह आपकी प्रोग्रामिंग एक और भी है और सेम उसी तरह ही है प्रोग्रामिंग। इसको आपने इटसेल्फ ट्राई करके अपने नॉलेज को इनहेंस करना है स्टूडेंट्स, और इनको आपने गौर से देखना है। ये उसी स्टेटमेंट्स को ये ऊपर दी गया है उसी को कंटिन्यूस किया गया है। और ये एक और एक्टिविटी है जो एक स्वार्फ के मतलब है जिसमें आपने एक मतवाजी या एक ट्रिपल्स का रकबा मालूम करके स्क्रीन पर आपने दिखाना है। तो आप इन तमाम चीज़ों को आसानी के साथ यूटिलाइज करके अपने नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। तो ये था आपका 10वीं क्लास के कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स का, जिसमें आपके स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, इनके जो एसोसिएटेड कोड है, कंडीशनल जो चीज़ें हैं उसको हमने डिस्कस किया है। और इस चैप्टर में जो कि कंडीशनल लॉजिक थी यानी कि मंतक मशरूत जो की गई थी, हमने उन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया। उम्मीद है आपकी तमाम चीज़ें आपको समझ आएगी नहीं, लेकिन यहाँ पे एक बात रखना वो सबसे ज़रूरी है कि आपने इसको प्रैक्टिकल करेंगे। जो प्रोग्रामिंग दी गई है जिसको मैंने 1-2 को एक्सप्लेन किया है, बाकी आपने इटसेल्फ करके अपने नॉलेज को एनहेंस करना है। और यहाँ पे हमने कंट्रोल सिस्टम को डिस्कस किया, सीक्वेंशियल कंट्रोल सिस्टम को डिस्कस किया, सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होती है उसको हमने डिस्कस किया, इफ स्टेटमेंट है, कंडीशन स्टेटमेंट है, एसोसिएटेड कोड को डिस्कस किया, इफ एल्स स्टेटमेंट को डिस्कस किया और नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया विद एग्जांपल। तो इस तरह इन तमाम चीज़ों को आप सी लैंग्वेज में लेके चल सकते हैं। क्योंकि हमने लॉजिकल जो आपका कंडीशनल लॉजिकल पूरा का पूरा चैप्टर A to Z डिस्कस किया, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं आपके लिए आसानी हो जाएगी। और इनकी आपने डेफिनेशंस को याद करना है, ब्रीफली जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको आसानी के साथ इनकी समझ आ जाएगी। प्रोग्रामिंग बनते हुए कंप्यूटर साइंस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स।
तो आप इन कोडिंग को जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्द आप प्रोग्रामिंग बनेंगे। तो याद रखें, अगर आपने कंप्यूटर साइंस 9th और 10th में, ये आपकी बेसिक एलिमेंट्स हैं, बेसिक जो ज़रूरी चीज़ है, यहाँ पे वो आपके जो बुनियादी चीज़ें समझने के लिए यहाँ पे आपको जो राइट डाउन किया गया है पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एज ए प्रोग्रामिंग। तो आप जब इनको प्रैक्टिकल करेंगे, जैसे कि प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज 1, 2, 3 यहाँ पे दी गई हैं, एक्सरसाइज 4, 5, 6 और बाकी भी चीज़ें तकरीबन हमने आपने किस तरह राइट डाउन करना है, ये सेम एक्सरसाइज उसी से रिलेटेड हैं जैसा कि हमने पिछले पूरे के पूरे चैप्टर में आपके सामने डिस्कस किया गया है। तो इन तमाम चीज़ों को आप लेके चल सकते हैं और तब आप लेके चलेंगे। एक्सरसाइज 7 है और ये भी उसी बोनस वगैरह कंपनी से रिलेटेड हमने एक फार्मूला अप्लाई करके लैंग्वेज में राइट डाउन किया है। तो आप तब ही प्रोग्राम बन सकते हैं जब इसको आप प्रैक्टिकल लेके चलेंगे। तो ये था यूनिट 3 जिसमें कंडीशनल लॉजिक को डिस्कस किया और तमाम इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, एसोसिएटेड कोड स्टेटमेंट एंड नेस्टेड स्ट्रक्चर्स को हमने लॉजिकल जो है ना इसमें इस यूनिट में कंडीशनल और लॉजिक में हमने डिस्कस किया। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। इस तमाम लेक्चर्स को अपने दोस्तों, अपने साथियों को लाजमी शेयर करें और वो तलबा व तालबात जो ज़रूरतमंद है उनको लाजमी बताएं कि जिनके पास पैसे नहीं हैं और वो बड़ी बड़ी अकेडमीज़ में वो नहीं इन तमाम चीज़ों को सीख सकते, पढ़ सकते, वो इन लेक्चर्स को अपनी मेंटालिटी के मुताबिक स्टॉप कर करके, स्लो कर करके, पॉज कर करके आप लर्न कर सकते हैं। और घर में बैठ के आपके पास एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर, पीसी या आपके पास टैब होना चाहिए, एंड्रॉइड फ़ोन होना चाहिए। तो इन तमाम लेक्चर्स को आसानी के साथ समझकर, सुनकर अपने ना सिर्फ इस स्टेज पे अपने पैसों को बचा सकते हैं बल्कि उन पैसों को बचाकर किसी गरीब की मदद भी कर सकते हैं। और मेरे जो ख्यालात हैं उनमें आप मदद फराहम कर सकते हैं कि मैं जितना भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, जितना भी मेरे नॉलेज है, मैं आप लोगों तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचा सकूँ अल्लाह की रज़ा के लिए। तो आप अपनी फैमिली की इसका कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। इसके साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिसका नाम तनवीर अहमद स्पीक है। फेसबुक को आप फॉलो कीजिए और स्कॉलर्स अकेडमी एंड होम ट्यूटर्स को लाजमी फॉलो कीजिए। इसके साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। एक और लेक्चर जिसमें डाटा एंड वेरिफिकेशन को डिस्कस किया जाएगा फिर हाजिर होंगे।